जय हिंद दोस्तों, हम पॉलिटी की क्लास को कवर कर रहे थे। पॉलिटी में मैंने आपको बहुत से टॉपिक करवा दिए हैं। अब आपका एग्जाम जल्दी से होने वाला है, तो लगभग आपके 10 से 15 दिन आपके पास बचे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको एक मैराथन क्लास दी जाए पॉलिटी की। जितने भी टॉपिक बचे हैं सारे टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे, ठीक है। इसमें स्थानीय शासन, संविधान संशोधन, केंद्र राज्य संबंध और भाषा आपात बंद, जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं सारे के यहाँ पे हम टॉपिक को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको केंद्र राज्य संबंध दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो ये किस में कहा गया है? पहले का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय मामलों में केंद्र राज्यों पर केंद्र नियंत्रण के प्रसंग में ये शब्द कहा गया म्यूनिसिपल संबंध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो कौन था इसमें? डॉक्टर एस आर सेन। ये किसके सहयोग थे? सरकारी आयोग के संयोग से, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध का आयोग किस आयोग का संबंध है? तो वो भी कौन सा है आपका? सरकारी आयोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत होता है? तो कौन होता है आपका? ये होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, 249 के खंड एक के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए परिवर्तनीय नहीं रहेगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष, ठीक है। तो 1 वर्ष तक ये हो सकता है। तो 249 आपकी किसकी बात करता है? 249 करता है कि जो राज्य सूची के इस विषय में जो आपका राज्यसभा कानून बनाती है, वो आर्टिकल किसमें? 249 आर्टिकल में ये बात आपको कही गई है, ठीक है। अगर ऐसे में कोई प्रस्ताव पारित होता है तो मैक्सिमम 1 वर्ष तक यहाँ पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों के मध्य क्या स्थापित किया था आपका? सरकारी आयोग। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1983 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका छठा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध में से संबंधित नहीं है? सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पुंछी आयोग, ठीक है। तो हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध में 3 आयोग मेनली आपको पढ़ने होते हैं। पहला आपका सरकारी आयोग, दूसरा आपका राजमन्नार आयोग, तीसरा आपको पुंछी आयोग, ठीक है। इन तीनों की आपको स्थापना भी यहाँ पर देखनी होगी। सरकारी आयोग की स्थापना अभी मैंने आपको बताया 1983 में हुई थी। उसके बाद राजमन्नार आयोग की स्थापना 1969 में हुई थी और पुंछी आयोग की स्थापना 2007 में हुई थी, ठीक है। तो ये तीनों के आयोग की स्थापना आपको याद होनी चाहिए और इनका संबंध केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अब एक आपका ऑप्शन बच गया, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति। अब इसका संबंध किससे है? तो चुनाव के समय वित्त पोषण होता है, वो उसके समिति कौन थी आपकी? इंद्रजीत गुप्ता समिति। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय संविधान में किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो आपका भाग 11 में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाग 10 में क्या बात कही गई है? भाग 10 में आपके एस सी की बात कही गई है। भाग 12 में आपका क्या है? आपका भाग 12 में वित्त विधेयक हो गया, धन विधेयक यानी कि वित्त की बात भाग 12 में कही गई है। और भाग 13 में ट्रेड यानी कि आपका यह है व्यापार, ठीक है, वाणिज्य या व्यापार भाग 13 में हो गया। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो किसमें की गई है? केंद्र राज्य सरकार और आर्थिक आर्थिक यानी कि वित्त के मामले। तो आप सभी के याद होना, जो वित्त आयोग वो 280 में है। तो किस ऑप्शन के अंदर आपका 280 आएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है इसमें? आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध बिल्कुल ठीक है, राज्यों के मध्य संबंध ये भी आपका ठीक है, और तीसरा क्या है आपका? समन्वय के लिए तंत्र, ये भी आपका ठीक है, और 4 विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये भी आपका ठीक है। तो यानी कि आपका 1 2 3 4 4 के 4 आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारतीय संविधान के का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो 249 में आपका राज्य सूची के विषय में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, केंद्र राज्य संबंधी किस अनुसूची में है? तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सूचियों की बात करेंगे, जिसमें आपका सूची समवर्ती सूची,
संघ सूची और राज्य सूची की बात इसमें कही गई है। ठीक है, यानी कि शक्ति का बंटवारा, केंद्र राज्य के केंद्र में कितनी शक्ति होगी, राज्य के पास कितनी शक्ति होगी, दोनों को मिलाकर कितनी होगी, ये सब बात किसमें कही गई आपकी 7वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कर एकत्रित किया जा सकता है? तो ये किस में कहा गया? तो आर्टिकल 265 में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 265 में, इसकी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 266 केंद्र और राज्य की क्या है? संचित निधि है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और आर्टिकल 300 में क्या है? सरकार को कानूनी व्यक्ति, सरकार को कानूनी व्यक्ति के रूप में, ये आपका याद होना चाहिए, सरकार कानूनी व्यक्ति के रूप में एक बार सोचेगी, या आपका 300 में आर्टिकल हो जाएगा। और 368 आपका संविधान संशोधन, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों का प्रस्तुत करता है, 3 सूचियों की बात करता है। निम्न में से कौन 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण का विनियमित करते हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, 245 और 246, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो भाग 11 में है। ठीक है, और भाग 11 में आर्टिकल कहाँ शुरू होते हैं? तो आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 के बीच क्या होता है आपका? तो यहाँ तक आपकी बात होती है आपकी इससे आर्टिकल की। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध भाग 11 में, वो आपको याद होना चाहिए। तो इनके बीच कौन से आर्टिकल आते हैं? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सम्मिलित है? तो आपकी संसद में, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो किससे संबंधित है? इसमें केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से किस आयोग के अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो ये भी किसने की थी आपकी? ये भी आपकी सरकारी आयोग ने, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो मूल क्षेत्राधिकार के आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, या हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से? ठीक है, तो यानी कि आपका एक भी सही है, दो भी सही है, तीन में सही है, चार भी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 है। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो किसने किया था? आपका ऑप्शन नंबर बी सरकारी आयोग ने। ठीक है, 1983 इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला है आपका, समवर्ती सूची के अधीन किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। केवल संसद के पास नहीं है, विधानसभा के पास भी है। तो पहला ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका सही पूछ रहा है, तो पहला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा है, समवर्ती सूची के अधीन किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा भी देख लेते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए किसी विधान का कुल राज्य विधानमंडलों की आधी संख्या द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, ताकि वह देश का विधान बन सके। नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक कुछ नहीं है। चौथा है आपका, समवर्ती सूची के अधीन विधानमंडल की बनने की शक्ति केवल राज्य विधानमंडलों के पास नहीं, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं बल्कि संसद के पास भी होती है। तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 है। राज्य सूची के अंतर्गत विधान पारित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इसका पहला कथन दिया है आपको, राज्यों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित क्षेत्र राज्य सूची में कतिपय परिस्थिति में भी संसद विधान बना सकती है। तो पहला तो आपका बिल्कुल ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर समवर्ती सूची की बात आएगी तो वहां पर क्या होगा? संसद कानून बना सकती है राज्य के लिए। फिर दूसरा कथन दिया है, राज्य सूची के अधीन आने वाली किसी विषय पर किसी भी परिस्थिति में संसद विधान नहीं बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती है? बना सकती है, क्योंकि संसद क्या कर सकती है? केवल राज्य सूची जब, लेकिन जब आपातकाल लगता है तो वहां पर क्या कर सकती है? संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा है आपका, तीसरा देखते हैं,
राज्य सूची के अधीन किसी विधि को पारित करने के लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान द्वारा समर्थित संकल्प पारित किया जाना अपेक्षित होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी केवल आपका दो सही है। तो सही कौन सा हो जाएगा? एक और तीन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। राज्य सूची और अंतर वस्तुओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राज्य सूची लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय ठीक है। पहला आपका राज्य सूची के संबंध में ये विषय आते हैं, लोक स्वास्थ्य भी आता है, स्वच्छता भी आता है। ठीक है। संघ सूची में नागरिकता आता है, देशीगणना आता है, जनगणना आता है। सब किसके अंतर्गत आता है? आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। समवर्ती सूची में आपका विधिक, चिकित्सीय और अन्य व्यवसाय और शिक्षा सब किसके अंतर्गत आते हैं? कि समवर्ती सूची के अंदर। ठीक है। अब इतने विषय तो हम याद कर नहीं सकते। टोटल राज्य सूची में विषय कितने होते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आपके लगभग 61 विषय आते हैं। ठीक है। संघ सूची के अंतर्गत लगभग आपके 100 विषय आते हैं और समवर्ती सूची में लगभग आपके 52 विषय आते हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन बाद में कितने हो गए? यहाँ पर अब 100 हो गए। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि आपका 3 के 3 यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका कौन सा होगा? 23। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है? तो कौन होगा वो आपका भारत का राष्ट्रपति? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार के केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति की नियुक्ति की थी? तो किसने की थी? किस सरकार ने की थी? तो ये की थी आपकी तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया। केंद्र राज्य संबंध में जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रखी है। ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं भाषा संबंधी उपबंध। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए भाषा संबंधी उपबंध किस आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल 343 से आपका 351 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो 351 आगे प्रश्नों में हम इन आर्टिकलों की भी बात करेंगे और भाग 17 के अंतर्गत क्या आता है? आपका भाषा संबंधी उपबंध आता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और अनुसूची 8 में भी आपकी भाषा आपको देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। तो पहला आपका गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। उपयुक्त में से किसको सरकार ने श्रेणी यानी कि क्लास की भाषा कौन सी है आपको बताना है। ठीक है। तो टोटल अभी हमारे भारत में 11 ऐसी भाषाएं हैं जो क्लासिकल भाषाएं हैं। सबसे पहले कौन सा आता है आपका? सबसे पहले इसमें आएगा आपका संस्कृत। ठीक है। उसके बाद आपका तमिल आ जाएगा। तमिल के बाद आपका तेलुगु। तेलुगु के बाद आपका मलयालम 4 होगी। मलयालम के बाद आपके कन्नड़ 5 होगी और उसके बाद आता है आपका कौन सा? ओडिसी 6 होगी भाषा। तो ये 6 भाषाएं कौन सी है जो पहले से संविधान में मौजूद थी, लेकिन बाद में अभी हाल ही में और जोड़े गए हैं। तो कौन कौन से जोड़े गए हैं? इसके अंतर्गत 5 और जोड़ी गई है। पहला असमिया, दूसरा आपका मराठी, तीसरा आपका बंगाली, चौथा आपका पाली और पांचवा आपका प्राकृत। ठीक है। तो यानी कि 6 तो ये हो गए, 5 है, टोटल 11 हो गए। ठीक है। तो इसमें हमने कन्नड़ भी देखा, तेलुगु भी देखा, लेकिन गुजराती कहीं पर नहीं देखा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुजराती हो जाएगा। ठीक है। तो आपको सही बताना है। तो सही 2 और 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों से में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? ठीक है। हमारे संविधान में टोटल 14 ही भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषा। ठीक है। तो 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था आपका 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद फिर आपका 71वां संविधान संशोधन होता है और वहां पर आपके 3 भाषाओं को और जोड़ा जाता है। कौन सा संविधान? 71वां। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 भाषाएं और जोड़ी जाती है। फिर लास्ट में आपका अंततः 92 संविधान संशोधन होता है। तो उसमें भी आपकी 4 भाषाएं फिर जोड़ी जाती है। ठीक है। 4 3 7 1 8, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 हो जाता है। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चनों को हम कवर करते जाएंगे। तो अभी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपका 22 जोड़कर अंततः कौन सा संविधान संशोधन था? तो हमने अब भी पढ़ा आपका 92 संविधान संशोधन। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने 4 भाषाओं को रखा था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। ठीक है। और ये संविधान स्वतंत्र कब होता है? 2003 में। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयोग करेगा? ठीक है। तो ये किसमें कहा गया था? आपका ऑप्शन नंबर सी 350 के क भाग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए
के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, तो 15 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर कहा है, ठीक है। तो यानी कि जितने भी बात होंगी तो अंग्रेजी भाषा में ही होगी, ये पहली स्टार्टिंग में कहा गया था, ठीक है। 1950 से 1965 तक ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो इसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो क्या इसके में सही होगा? पहला दिया, राज्य अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता नहीं। कोई किसी भी मातृभाषा में वो अपना कर सकता है, बाध्य वो नहीं कर सकता। पहले ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अंगिका अब उसके अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है, कहीं पर ऐसा शब्द यूज नहीं हुआ है। उसके बाद तीसरा है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, नहीं। भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ठीक है। बोडो आंदोलन के 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, हाँ, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको सही बताना था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाएं की संख्या क्या है? तो अभी हमने पढ़ा 22, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है, सामान्य बहुमत से हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? टोटल 22 भाषाएं हैं, तो जिसमें हमारी गुजराती भी है, कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, लेकिन राजस्थानी अभी तक हमारी 22 भाषा में नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, तब उसकी अध्यक्षता किसने की थी और कब इसकी स्थापना हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, और किसने की थी? आपके बीजी खैर ने, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। तो आपका संस्कृत तो पहले से थी, पंजाबी पहले से थी, लेकिन आपका आंसर या तो बी होना चाहिए या आपका डी होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि या सिंधी होनी चाहिए या आपकी कोंकणी, ठीक है। तो दोनों ये हो सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत दिए गई है, ठीक है। तो सिंधी भी होगी, कोंकणी भी होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ये कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों, क्योंकि कोई आपका स्पेसिफिक यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है। 2003 में अभी मैंने आपको बताया था 92वां संविधान संशोधन होता है, तो इसके अंतर्गत 4 भाषा जोड़ी जाती है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो बोडो इसमें किसमें ऑप्शन में कौन कौन सी है? बोडो, डोंगरी, मैथिली तो है नहीं, तो एक ही बची संथाली, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71 संविधान संशोधन से, और जो हुआ था 1992 में, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और जो आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन से, ये होता है 1967 में, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल आपका 345 में, यानी भी कोई भी राज्य अपनी कोई भी भाषा चुन सकता है, ये अधिकार दिया गया 345 के तहत, ठीक है। लेकिन और आर्टिकल को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। आर्टिकल 343 में क्या कहते हैं कि भारत की एक राजभाषा होगी हिंदी, ठीक है। तो ये किसमें कहा गया? आपका आर्टिकल 343 में। एक राजभाषा आयोग भी होगा, ये किसमें कहा गया है? तो 344 में कहा गया है, ठीक है। और आर्टिकल 346 में क्या कहा गया है? राज्य और राज्य के बीच जो कौन सी भाषा बोली जाएगी, या फिर राज्य और केंद्र के बीच कौन सी भाषा बोली जाएगी, इसकी बात अंग्रेजी में बात होगी या किस में बात होगी, ये बात किस में कही गई? 346 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 है, 1967 में कौन सी भाषा एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रमुख मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में सम्मिलित की गई है? तो कौन सी आपकी? यह आपकी सिंधी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में हुआ था, और 15वीं भाषा जोड़ी गई थी भारत में, ठीक है। 14 भाषा इससे पहले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो इसमें बात करेगी जो प्राथमिक स्तर की जो मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को व्यस्त करने का उपबंध, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आर्टिकल 350 ए में कहा गया है कि जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा होगी आपकी मातृभाषा में होगी, ठीक है। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में इस पर बवाल भी हुआ था, तो उसको भी आप याद कर लेना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्था का करने का प्रयास करेगा। पहला आपका बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा कथन दिया है, दूसरा क्या कह रहा है, संविधान भारत संघ को यह आदेश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार की व्यवस्था करे और उसे बढ़ाए तथा उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आपका एक भी सही हो गया और दो भी सही हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 40वां है। 71वें संविधान संशोधन से संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो 71वें में आपके 3 भाषा मैंने आपको बताई, एक तो आपके मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने आपको जो आपकी भाषा संबंधी उपबंध योग कवर करवा दी है। अब यहाँ से हम आपातकाल की बात करेंगे, कितने प्रकार के आपातकाल लगते हैं और आपातकाल किस भाग में है। तो भाग 18 में आपके आपातकाल की बात यहाँ पर होती है। ठीक है, किसमें? भाग 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दिया गया है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तथा वो बंदी अपनी शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तब क्या होगा? क्या उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी? नहीं। दूसरा ये है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उससे प्राधिकार के अध्ययन अधीन प्रयोज्य होंगी? हाँ, ये आपका बिल्कुल ठीक है। क्या उस राज्य के अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाते हैं? जी नहीं होंगे। क्या राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है? ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? क्या राज्य विधानसभा का विघटन होगा? हाँ, ये तो आवश्यक ही, राज्य संविधान सभा का विघटन होगा ही होगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, मेरा विघटन होना जरूरी नहीं है मतलब। ठीक है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाएगा? हाँ, मंत्रिपरिषद को हटाया जाएगा, ये तो होगा ही होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो स्थानीय निकायों का विघटन, तो स्थानीय निकायों का विघटन ये भी नहीं हो सकता। तो यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा, बाकी 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको गलत पूछा था, वही हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास के संपत्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाए। क्या पहला आपका बिल्कुल ठीक है? हाँ, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा कथन को भी पढ़ते हैं, यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, वेतनों और भत्तों की कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है? नहीं, कहीं भी हो वो निर्देश बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो वो तो बिल्कुल नहीं दे सकता, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आप युद्ध के समय दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बाह्य आक्रमण बिल्कुल दे सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी, यानी कि आंतरिक शांति का खतरा यहाँ पर ये नहीं हो सकता। ठीक है, जो हमारा तीसरा आपातकाल लगा था उस समय इंदिरा गांधी ने लगाया था, वहां पर उसने क्या कहा था कि आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। ठीक है, लेकिन बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, मोरारजी देसाई की सरकार आती है। सरकार में क्या करते हैं मोरारजी देसाई, आंतरिक अशांति की जगह पर क्या कर देते हैं, वो इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये होना कितने अंतराल में? लगभग 1 माह के लगभग। ठीक हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया है? तो आर्टिकल 360 यानी कि वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो 3 प्रकार के आपातकाल लग सकते हैं, एक वित्तीय आपात, एक राष्ट्रीय आपात और एक राष्ट्रपति शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है।
राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक लगा सकता है, ठीक है। तो पहले हम लगाएंगे 6 माह के लिए, फिर 6 माह 6 माह 6 माह करके इसको 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते, अधिकतम कहेगा तो 3 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान विधान के साथ धोखा है? तो ये किसने कहा था आपका? तो ये कहा था आपका ऑप्शन नंबर सी, के एम नाम्बियार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, या फिर राज्यपाल द्वारा, या विधानमंडल द्वारा? तो ये बढ़ा सकती है आपकी संसद। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है, क्या इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा को उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तीसरा क्या दिया है, इस घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। हाँ, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपका 1 2 4 आपका सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं? ठीक है, अगर हमारा देश में, भारत में वित्तीय आपात लगता है तो वहां पर कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो ये आपको देखना है। क्या राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवार्थ सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने का आवश्यक नहीं है। नहीं, ये भी अब ये आपका गलत दिया है, ऐसा आवश्यक है, ठीक है। आवश्यकता क्यों नहीं होती, हो सकती है। तीसरा कथन दिया है आपका, यानी कि आपका दूसरा गलत है, पहला सही है। तीसरा है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवा सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। उसके बाद राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। ये भी आपका ठीक है, यानी कि 1 3 4 आपके यहाँ पर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? हाँ, कर सकता है। आर्टिकल 352 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो किसके आधार पर? आपका हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बिल्कुल ठीक है। बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, या फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है? वित्तीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिकता व्यवस्था की विफलता, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारियों के परिवर्तन का निलंबन, या ऑप्शन नंबर डी सामान्य आपातकाल, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल हम सामान्य आपातकाल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 है। भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कवर करते हैं। तो पहला दिया है, संघ कार्यपालिका की शक्ति राज्य को उनकी शक्ति के प्रयोग में संबंधित पहला कथन है, पहला कथन दिया है संघ कार्यपालिका की पहला कथन, क्वेश्चन नंबर 55 है। भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, संघ कार्यपालिका की शक्तियां राज्यों को उनकी शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्देश देने तक विस्तारित है। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है, संघ कार्यपालिका राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के संबंध में उपबंध जारी कर सकती है। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा, राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त आपात शक्तियां जैसी कई शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। और चौथा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां वह राज्य के वित्तीय स्थिरता अथवा साख खतरे में है, तो वे राज्य वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? नहीं, राज्यपाल कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। आपातकाल की घोषणा केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपकी संसद के अनुमोदन पर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? तो ये हो सकती है आपकी युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति नहीं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 है। राष्ट्रीय आपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा केवल तब की जा सकेगी जब युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उत्पन्न किसी किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? भारत सरकार किसी राज्य को किसी भी विशेष निर्देश देने के लिए शक्ति अर्जित करती है। तो दूसरा कथन आपका क्या कह रहा है? दूसरा भी आपका क्या है? बिल्कुल ठीक है। तीसरा दिया है, आपात की घोषणा राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं कर सकती। हाँ, ये भी नहीं कर सकती है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? आपात की उद्घोषणा एक बार में अधिकतर 6 माह की अवधि के लिए तभी जारी रह सकती है जब तक कि संसद के दोनों सदनों के विकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया कर दिया जाता। ये आपका गलत है। ठीक है, ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, ना कि संसद। ठीक है, तो यानी कि आपका 4 गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सही है? तो 1 2 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि, क्या इसका दायित्व? इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कब कर सकता है? अपने विवेक पर कर सकता है, या फिर जब तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से संसूचित किया गया हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तब कर सकता है जब मंत्रिमंडल इसको दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात के प्रमुख आधार क्रम कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको बता दिया, एक युद्ध हो गया, एक बाह्य आक्रमण, एक सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात है? बिल्कुल ठीक है। 356 राष्ट्रपति शासन, ये भी आपका ठीक है। और 360 आपका वित्तीय आपात, ये भी आपका ठीक है। तो यानी कि 3 के 3 यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 सब के सब मिलान किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 है। संसद में एक बार अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपात कितने समय तक प्रभावी बना रह सकता है? तो 3 साल तक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 है। मूल अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों में के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? तो आर्टिकल 20 और 21 कभी भी आपका नहीं हो सकता निलंबित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 है। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अभी मैंने आपको बताया था, किससे? ऑप्शन नंबर भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 है। वित्तीय आपात के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर मिलान करते हैं। तो पहला आपका दिया है, यह निर्देश दिया जा सकता है कि राज्य विधानमंडल से पारित होने वाले सभी धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयक को जिन पर अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं राष्ट्रपति के विचार के लिए अनिवार्यतः आरक्षित किया जाए। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या दिया है? राष्ट्रपति 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 निर्देश दिया जा सकता है कि उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान केंद्र सरकार के सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन भत्तों कटौती किया जाए। दूसरा भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा भी यहाँ पर दिया है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 3 के 3 यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा? आपका अधिकतम 2 महीने तक। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है कि जिसमें राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करना राष्ट्रपति शासन का कारण बनता है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, तो पहला यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या दिया है, अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन करने की असमर्थता भी राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकता है। हाँ, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपका तीसरा कथन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियां ले ली जाती है। जी नहीं, पूरी सरकार की शक्तियां ले ली जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 2 सही है, तो 3 आपका नहीं हो जाएगा। तो यानी कि 1 2 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को अमृत पत्र की संज्ञा दी है? तो किसने दी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको तीसरा टॉपिक था आपात उपबंध, वो भी हमने कवर करवा दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन दिया है आपको, नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 में 9 क में दी गई हैं। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। संविधान संशोधन से संबंधित आपात उपबंध आपका किसमें है? भाग 20 में दिया गया है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 3 के 3 आपके सही है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रोग्राम है। तो ये किस चीज का है? ये है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जनता धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पे बढ़ते जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है नहीं, कितने होते हैं? 21 वर्ष से। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो जाएगा, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। हाँ, ये आपका ठीक है। तो यानी कि केवल 2 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 है, पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो क्या है इसका? विकास में जन भागीदारी, पहला ये हो जाएगा। राजनीतिक जवाबदेही, नहीं ये नहीं होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हाँ ये भी होता है। वित्तीय संग्रहण, ये भी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आपका 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार, जिसको पैसा बोलते हैं, PESA, पैसा अधिनियम किया था। पैसा अधिनियमित किया, निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय क्षेत्र में, स्वायत्त क्षेत्र में सृजित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 74 है, पंचायत के समस्त चुनावों का संचालित करता है। तो संचालन कौन करता है इसका? तो ये करते हैं आपके राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 75 है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 प्रमुख सिफारिशें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए अशोक मेहता समिति कब की है। तो ये है आपकी 1977 की। एक बलवंत राय मेहता समिति है, वो कब है? 1957 की। ठीक है, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, ये कहा था किसने? अशोक मेहता समिति ने कहा था। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं है। तो आपका आंसर केवल 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है। तो देखते हैं। पहला दिया है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, पहला आपका। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, नहीं। इसकी शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? वो करती है आपकी राज्य सरकार। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, आपको गलत ही बताना था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित है? ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया है? तो कब पारित किया गया पंचायत का? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? PESA वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, नीचे 2 कथन आपको दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है।
अभिकथन ए, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। हाँ, ये भी आपका ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 79 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाद उपबंध करने का अधिकृत है, तो कौन है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राज्य का राज्यपाल होता है वही पंचायतों की संरचना को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शिल्पी किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं आपको बलवंत राय मेहता समिति को। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब की है? 1957 की, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 81 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया है, तो ये 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, तो राज्य सूची में ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 84 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? आपका राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी में किया गया है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा कथन आपका दिया गया है, क्या दिया है? यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति कर प्रभावी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ये भी प्रभावी रहेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही बोला, केवल एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन आपको दिया है कि इसमें पंचायतों का स्वशासन का संस्था स्वीकार किया गया है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहा गया है इसमें शहरी स्थानीय सरकार को शासन की संस्था स्वीकार किया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 74वें जो शहरी के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो आप लोग इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय होता है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? जब उसका पहली बैठक होती है, पहली बैठक की निर्धारित तिथि है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 है, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, ये भी ठीक है, जनजाति उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, ये भी आपका ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, ये भी आपका सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 91 है, खंड और जिला पंचायत सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये राज्य चुनाव आयोग नहीं करेगा, कौन करेगा? आपका राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय है, बिल्कुल है, ईंधन और चारा ये भी है, तकनीकी प्रशिक्षण ये भी है, ग्रामीण खेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या करती है? समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 94 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी में से किसकी है? निम्न में से किसकी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होता है?
तो 6 माह के अंतर्गत ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 है। ये केवल हम रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए मैंने काफी लंबी क्लास यहाँ पे बना रखी है, तो आप लोग ध्यान से इसको कवर कीजिएगा। ठीक है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये आपका भाग 9 में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 97 है। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी की सूची दी गई है, तो 11वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 98 है। भारत भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो ये लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 99 है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 243 के तहत। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है। पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 101 है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था अशोक मेहता समिति, के संतानम समिति या एल एम सिंघवी समिति? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एल एम सिंघवी समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है। बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो इसने त्रिस्तरीय की थी, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 103 है। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला गांव था वो राजस्थान का गांव था नागौर, लेकिन अपनाया किसने था? आपका मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 104 है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निकाय या बॉडी के लिए प्रत्येक राज्य में नगर पालिका का गठन करने का प्रावधान नहीं है? तो शहरी पंचायत का नहीं है, नगर पंचायत है। नगर पालिका परिषद है, नगर निगम है, लेकिन ये शहरी पंचायत यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 105 है। पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल संसदीय पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार संपन्न कर सकती है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है? राज्य आर्थिक है, क्योंकि संसद का तो कोई काम यहाँ पे होता ही नहीं। ठीक है, दूसरा दिया है राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं बनाने में राज्य पंचायतों की शक्तियां न्यायगत कर सकता है, ये आपका ठीक है, ये भी आपका ठीक है। ठीक है, दोनों एक जैसे ही लिखे गए हैं, तो दोनों ठीक हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 106 है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सिफारिशें देने के लिए गठित की गई थी? तो ये आपका किस पे? पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 107 को यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? तो कौन हो सकता है? आपका मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, या फिर इसमें अपने सदस्यों में निर्वाचित कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से जो अपने सदस्यों में से कोई निर्वाचित होगा वो होगा। ठीक है, 108 को यहाँ पर कवर करते हैं। इसमें पहला दिया है, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको क्या दिया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों को गठित करने और उन्हें ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करने का उपबंध है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों को के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने संविधान के भाग 9 और भाग 9A को जोड़ा गया था, बिल्कुल ठीक है। भारत में संविधान के भाग 9 और भाग 9A के उपबंध में लगभग समांतर और अनुरूप है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जनसंख्या के आकार का ध्यान किए बिना सभी राज्यों पर लागू है, नहीं, जनसंख्या के आधार पर ही है। ठीक है, उसके बिना नहीं है। तो 1, 2, 3, 3 के 3 आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 109 है। पंचायती राज एक क्या है? एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज 4 स्तरीय प्रशासन व्यवस्था है, नहीं, पहले ही आपका गलत हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति प्रशासन का प्रथम स्तर है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ना तो एक सही है, ना ही आपका 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, सड़कें भी है, पुस्तकालय, लेकिन उच्च शिक्षा नहीं है। शिक्षा है, लेकिन वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, लेकिन उच्च शिक्षा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 112 है। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान संशोधन या फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधारभूत विशेषताएं हैं? पहला दिया है इसमें आपका
ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तरों पर पंचायती त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध है, पहला बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण है, बिल्कुल ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायत के लिए निर्वाचन होता है, बिल्कुल ठीक है। संविधान की 11 अनुसूची में पुनर्स्थापन है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि 4 के 4 यहाँ पे सही दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे आयोग, परिषद और अधिकरण, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। सबसे पहले आपको दिया गया आर्टिकल 324। तो 324 में क्या है, आपका निर्वाचन आयोग है, पहले का आपका 4 हो जाएगा। 315 में आपका लोक सेवा आयोग हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा। 280 में वित्त विधेयक हो जाएगा, यानी वित्त आयोग यानी कि 2 हो जाएगा। और 338 में आपका एससी आयोग हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 114 है। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में से एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। तो पहले ही आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, इसमें टोटल 4 सदस्य होते हैं, ठीक है, और एक अध्यक्ष होता है। यह अपने प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह अपने किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक सही है, ना तो बी, ना तो दो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है। एक या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, किसकी संस्तुति पर, या तो संसद द्वारा, राज्य निवेदन से, क्या राज्य आयोग से निवेदन करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में आपका दिखेगा क्या, आपका निर्वाचन आयोग दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, पहला बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 280 में इसकी बात कही गई है। उसके बाद क्या है, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो दूसरा क्या होगा आपका, क्या आपका बिल्कुल सही है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका ए तो सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा 70 वर्ष की आयु सीमांत पर होता है, जो पहले भी धारित करता है, ये ठीक है। यानी कि एक और दो दोनों के दोनों सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 119 है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो कौन कौन सा यहाँ पर, राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल ठीक है, राज्य वित्त आयोग ये भी है, जिला पंचायत ये भी है, और राज्य निर्वाचन अधिकारी ये नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आपका 1 2 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह कौन सा था? तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 का था, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 121 है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 122 है। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन, ये मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। राज्य वित्त आयोग होता है, लोकसभा का सचिवालय ये भी होता है, केंद्र का वित्त आयोग ये भी होगा, तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 123 है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 322 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 322 क्या है आपका, संविधान में लोक सेवा आयोगों के व्यय के संबंधित में ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 124 है। योजना आयोग के स्थान पर कोई नया संस्था यानी कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 125 है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो इसमें से आपका कोई भी आंसर आपका सही नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत टाइप हो गया था, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 126 है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 सदस्य इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो लगभग 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 128 है, सिविल सेवा की परीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता हेतु एक समिति का गठन किया था? तो ये किया था आपका प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब इसकी स्थापना की? जुलाई 2000 में, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 129 है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है तो किसमें है? ये आपके राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के धारा 10 में। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 130 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करेगा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में इन कथनों का विश्लेषण कीजिए। मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं में प्रोत्साहित करता है। तो पहला कथन आपका क्या है? पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। हाँ, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर एक और दो दोनों के दोनों आपके यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन के लिए बेस्ट सीरीज आपके लिए हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 132 है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो ये किसकी सिफारिश पर थी? ये थी आपकी के संतानम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने बताने की अब की समिति है, इसकी स्थापना कब हुई थी आप कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 133 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? तो 338 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एससी आयोग की स्थापना जो होती है वो 338 के तहत होती है और एसटी आयोग की स्थापना होती है 338 ए के तहत। ठीक है, दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त है या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? तो कौन नहीं हो सकता? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का जो सदस्य होगा वो कभी भी राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का कभी भी वो नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन सेवा शर्तें कहाँ स्थापित है, मतलब कहाँ पे है? तो आपको सबको पता होना, शपथ किसमें? आपका अनुसूची 3 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 136 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? नीति आयोग का अध्यक्ष है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 137 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या दिया है आपको यहाँ पर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। बिल्कुल ठीक है ये भी। तीसरा क्या दिया है आपको, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित या स्वास्थ्याक्षरित लेख द्वारा अपना त्याग कर सकेगा। कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के दो आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 138 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित है। तो किसमें होगी? केवल आपके ये होगी आपके राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? ये है हमारा 139, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 338 से संबंधित है? तो एससी आयोग। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 140 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो किसको करेगा? तो ये भी किसको करता है आपका, ये करता है आपके राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 141,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाएगी? आपके राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 142 है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों का क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो केवल संसद के पास, यानी केंद्र सरकार के पास हो गए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 143 है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो 12 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे भारत में निर्वाचन, मतदान, व्यवहार एवं दलीय व्यवस्था किस तरीके की थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 145 यहाँ से कवर करते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय होता है। तो पहले ही आपका गलत दिया गया है, 5 नहीं बल्कि 3 होते हैं इसमें। ठीक है। दूसरा है, संघ गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तो दूसरा आपका क्या है? दूसरा बिल्कुल ठीक है। नहीं, दूसरा भी आपका गलत है। गृह मंत्रालय नहीं बल्कि कौन करता है आपका? वो तो चुनाव आयोग करेगा। ठीक है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। हाँ, ये आपका ठीक है। तो आपका आंसर केवल 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो इनका संबंध किसी था? निर्वाचन सुधारों से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कब की समिति थी? ये थी आपकी 1990 के। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 147 है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। उसके बाद समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में इसकी स्थापना होती है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद आपका क्या है, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सॉरी, ये तेलुगु देशम की 1982 में है और ये इसकी ऑल इंडिया इसकी आपका 1998 में। तो यानी कि आपको क्रम से लिखाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा आपका 3, 3 के बाद आपका आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, फिर 4। तो 3 1 2 4 आएगा आपका। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अभिकथन ए है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया? नहीं, संसद कभी अधिनियमित नहीं करती है। तो आपका आंसर केवल चुनाव आयोग करेगा। ठीक है। तो आपका आंसर ए सही है, तो आर आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, संसद के सदस्य की निरर्हता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेंगे? निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 150 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। भारत का एक लिखित संविधान है। पहला आपका बिल्कुल ठीक है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण आपका सही नहीं है। ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 151 है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसके पास वह लोकसभा अथवा विधानसभा की में 8% वोट उसके पास हो, तभी क्या होगा? उसको राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के घोषित करते हैं। क्षेत्रीय दल क्या होता है? कोई एक निश्चित एरिया में उसका दल स्थापित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 152 है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो कौन करता है इसको? आपका बहुमत के शासन से, अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व से। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्पनिधि के प्रतिनिधित्व से। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में शामिल है, यह वयस्क मताधिकार पर होंगे। पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। धर्म, जाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 के 4 यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, निम्नलिखित में से कौन एक दल विरोधी कानून का मतलब आच्छादित नहीं है? कह रहा है किसी दल में एक साथ पूर्ण दल पर पैमाना चले जाना। तो ये तो हो जाएगा, ये नहीं हो सकता।
दूसरा क्या है आपका, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल होना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो कांग्रेस तो नहीं है, तो आपका कौन है, अकाली दल, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 156 है, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो बीजेपी भी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, तो तेलुगु देशम पार्टी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157 है, आंतरिक आंतरिक दलीय लोकतंत्र, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है तब कहां पर इसका उपयोग होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 है, राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया, तो पहला कथन आपका क्या दिया है? तो पहला कथन आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन यहाँ पर देखते हैं, 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी थी, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आपका एक भी सही है, दो भी सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 159 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तब कौन करेगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका रजनी कोठारी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो किसकी है? ये आपकी राजनीतिक व्यवस्था का है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 162 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी, इसकी स्थापना को मुझे 1925 में, पहले का आपका 3 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 162 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहले क्या दिया आपको? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, पहले का पहला हो गया। फिर दूसरा है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, दूसरे का आपका 3 हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी, यानी कि इसका 2 हो जाएगा। तो 1 3 4 2 आपका, तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा अंतिम टॉपिक रहने वाला है और संविधान का भी अंतिम टॉपिक है, तो यानी कि संविधान संशोधन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रतिवर्धित हुई है, तो किसमें हुई है आपका? ये पहले संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 है, 164, संविधान का 93 संविधान संशोधन क्या था? तो 6 से लेकर 14 वर्षों के बीच के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 164 है, संविधान का 93 संशोधन अधिनियम क्या था? तो सरकारी भर्तियों में यहाँ पर आरक्षण से संबंधित बात कही गई है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 165 है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर फिर से सम्मिलित करना है। तो देखते हैं यहाँ पर, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति आपका ये कहाँ दिया? आपका पहले का आपका 38वां संविधान संशोधन में हुआ था, पहले का आपका 3 हो गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार कब से हटाया गया था? तो यह हुआ था आपका किसे? संविधान के 44वें संविधान संशोधन, यानी कि 4 हो जाएगा। और क्या था आपका तीसरा? मताधिकार की आयु को 21 से 18 किया गया, तो 21वां 61वां संविधान संशोधन, यानी कि 1 हो जाएगा। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का कब जोड़ा था? 42वां, यानी कि 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 166 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 1C में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो किस में जोड़ा गया था? आपका 97वें संविधान संशोधन 2011 में जो हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 166 है, भारत का भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान का आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था केशवानंद भारती के 1973 में जो हुआ था। ठीक है, 168 है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकती है, ऑप्शन आपका सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 169 है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो यहाँ पे संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 170 है,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उनके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 171 है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों जो अनुच्छेद 39 बी 39 सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाए इस कारण निरस्त की नहीं की जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है तो वो क्या होगा, 25वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 172 है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली के नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया था? तो आपका कौन सा था? 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 173 है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 ए संविधान में जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कब हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट देखते हैं 174 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों में से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 175 है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? तो 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1985 में, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 176 है, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, तो ये किसमें कहा गया है आपका? तो इसका जो आपका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ऐसा संशोधन 279 कौ में कोई परिवर्तन करना चाहता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 177, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो ये आपका कौन सा होगा? आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 178 है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो किसमें जोड़ा गया था? आपका 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 179 है, भारतीय संविधान का 91 संविधान संशोधन प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है? ये आपका मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15% से ज्यादा यहाँ पर नहीं हो सकते। ठीक है, 178 है, निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन नंबर 178 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? तो ये कब था? आपका प्रथम संविधान संशोधन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा आपका? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तृतीय संविधान संशोधन तो कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 180 है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 181 है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो आपका आंसर होने वाला है, तो पहला क्या है, इसने संविधान में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़कर समाजवाद, धर्म अखंडता जोड़े थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, 8 नहीं बल्कि 10 जोड़े गए थे। ठीक है, इसने नए निर्देशक सिद्धांत यानी कि 39 ए, 43 ए, अनुच्छेद 471, तो ये भी यहाँ पर क्या है आपका, ये जोड़े थे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और चौथा क्या है, इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों की अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपसे गलत पूछ रहा है तो 2 और 3 गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? 2002 में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 183, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? तो किसमें दिया गया था? आपका 93 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 184 है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्त सहमति देनी होगी शब्द में स्थानापन्न करने के लिए संशोधन द्वारा कब छीन लिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला 185 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य के सभी नीति निषेध तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 उल्लेखित मूल अधिकारियों को प्राथमिकता प्रदान की गई थी, यह आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
दूसरा है मिनर्वा मिल वाद 1988 के निर्णय के उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लेखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों की प्राथमिकता संवैधानिक है। हाँ, ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आपका केवल एक सही है, तो केवल एक ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, सॉरी केवल दो सही है तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको यहाँ पर लगभग 185 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। ठीक है, एक मैराथन क्लास है, पॉलिटी में जितने भी टॉपिक बचे थे सारे के आपको यहाँ पर कवर करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैराथन क्लास आपको ये ज्योग्राफी की लेके आएंगे और एक इकोनॉमिक्स लेके आएंगे और एक रीजनिंग की लेके आएंगे। ठीक है, तो 3 क्लास और बचते हैं, उसके अतिरिक्त हमारे जो प्रैक्टिस सेट है वो आते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।